हेलो एवरीवन, क्लास 9 का चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसे कवर किए थे क्वेश्चन 1 एंड 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 पार्ट 1। रासायनिक विज्ञान को आधार देने वाले रासायनिक विज्ञान को आधार प्रदान करने वाले दो नियम कौन कौन से हैं और ये नियम किसने दिए? रासायनिक विज्ञान का बेस क्या है, मतलब जो केमिकल जो साइंस है, ठीक है, उसका बेस क्या है केमिस्ट्री का। रासायनिक विज्ञान को आधार प्रदान करने वाले दो नियम के नाम लिखिए। आधार प्रदान करने वाले दो नियम कौन से हैं और ये नियम किसने दिए? दो नियम कौन से हैं और ये नियम जो है किसने दिए थे? तो दो नियम जो है कौन कौन से हैं? पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम, या हम कह सकते हैं इसे निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। और जो दो नियम जो है ये किसने दिए थे? साइंटिस्ट का नाम क्या है? आंतवा लॉरेन लवाजिए। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये नियम दिए थे, ठीक है। एंटोine एल लेवोइजियर, ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये दो नियम दिए थे, राइट। नाउ क्वेश्चन थर्ड का पार्ट 2 बनाएंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करें, ठीक है। हम पहले इन दो नियम को देखेंगे और इनके हम कुछ करेंगे एग्जांपल्स। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करें। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करें। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका मतलब क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ना तो पदार्थ क्या होता है, उत्पन्न होता है, और ना ही पदार्थ क्या होता है, नष्ट होता है। मीन्स पदार्थ जो है वो क्या होता है, हमेशा ट्रांसफर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही उसका सृजन होता है। मीन्स पदार्थ जो है वो कभी क्या होता है, बनता भी नहीं है और वो कभी क्या होता है, नष्ट भी नहीं होता। तो क्या आएगा आंसर आ जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मीन्स की मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही पदार्थ का सृजन होता है, और ना ही पदार्थ का सृजन होता है। इसका मतलब क्या है? अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान जो क्या होते हैं बाई तरफ,
ठीक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के समान होता है, जो कहाँ होते हैं, दाईं तरफ होते हैं। ठीक है, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के समान होता है, उत्पादों के कुल द्रव्यमान के समान होता है। अभी हम इसका एग्जाम्पल भी करेंगे, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है, नियम क्या कहता है। कुल द्रव्यमान के समान होता है। जैसे अगर हम कोई सिंपल एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं C+O2 टू फॉर्म CO2, ठीक है, ये सपोज कोई ले ली मैंने, अभी किया है, तो जो इसके बाई तरफ है इसे हम कहते हैं अभिकारक। जितना यहाँ पर C और इसका ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा, ठीक है, उतना ही द्रव्यमान जो है वो इसका होना चाहिए उत्पाद का। जैसे अगर सपोज ये ले लिया हमने 1 ग्राम, ये 2 ग्राम, तो ये कितना बनेगा, 3 ग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये नियम जो होता है इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम क्या था इसका, हम सी पार्ट जो बना लेंगे, स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करें, या निश्चित अनुपात भी कहते हैं इसे, या इसे क्या कहते हैं, स्थिर भी कहते हैं, स्थिर अनुपात भी कह सकते हैं। निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करें। निश्चित अनुपात के नियम क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करें, मीन्स की इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल व्याख्या करें। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उसमें जितनी भी होती है एलिमेंट्स होते हैं, उनका जो प्रपोर्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। यानी हम क्या कहेंगे कि किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में, किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में, मीन्स कि अगर किसी यौगिक की बात करें तो जो उसमें तत्व होते हैं उसका द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा स्थिर रहेगा। किसी शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा, जितने भी इसमें तत्व होंगे वो कैसे होंगे, तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। मीन्स कोई भी अगर क्या होगा, यौगिक होगा, उसमें तत्वों के द्रव्यमान क्या होंगे, हमेशा निश्चित होंगे। निश्चित अनुपात में इसका अनुपात जो होगा द्रव्यमानों का, वो हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे जल है, जल में जो है तत्व कौन कौन से होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। तो इन दोनों का जो वो होगा द्रव्यमान का जो इसका अनुपात होगा वो क्या होगा, हमेशा स्थिर होगा, निश्चित होगा। ठीक है, अनुपात में विद्यमान होते हैं, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रकार, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रकार भी समान रहेंगे हमेशा। तत्वों के प्रकार और उनके परमाणुओं की संख्या के बीच का अनुपात, और उनके परमाणुओं की संख्या के बीच अनुपात, परमाणुओं की संख्या के बीच अनुपात सदैव समान रहता है। हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, समान रहता है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेंगे जल का। ठीक है, अब जल में क्या होता है, जल जो यौगिक है इसका क्या सूत्र होता है, सूत्र होता है इसका H2O, और इसमें तत्व कौन कौन से, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो जो इन दोनों की जो वो द्रव्यमान का अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा रहता है 1:2
8, चाहे जल का स्रोत जो है वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे जल जो है वो कहाँ का हो, किसी नदी का हो या किसी टैंक का हो या किसी बारिश का पानी हो, ठीक है, तो इसमें हमेशा जो तत्व है, तत्वों का अनुपात क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम अमोनिया NH3, ठीक है, इसमें तत्व कौन कौन से हैं, इसमें एक तत्व है नाइट्रोजन, एक तत्व है हाइड्रोजन, तो इसका अनुपात जो है वो हमेशा क्या रहेगा 14:3, ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसके तत्वों का द्रव्यमान का जो इसकी रेशो है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट पार्ट देखेंगे, फर्स्ट देखिए न्यूमेरिकल इसका, एक अभिक्रिया में एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये आपके 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6 ग्राम इथेनॉइक अम्ल, 6 ग्राम इथेनॉइक अम्ल मिल रहा है और 5.3 ग्राम जो मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट अम्ल अभिकृत होते हैं, मीन्स के क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, अभिकृत होते हैं 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एवं 8.2 ग्राम सोडियम एथेनॉइड एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है, अभिकारक भी हो गए और उत्पाद भी हो गए, उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुरूप है, क्या यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है, तो इसके लिए हमें क्या चेक करना है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो क्या उत्पादों के द्रव्यमान के समान है या नहीं, ये हमें चेक करना है, अनुरूप है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें जो अभिक्रिया जो है वो क्या बनेगी, देखो क्या बनेगी अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या हो रहा है इथेनॉइक अम्ल, सबसे पहले इसकी अभिक्रिया बनाएंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे अभिकारक कौन से हैं और उसमें उत्पाद कौन से हैं, तो क्या बनेगी सोडियम कार्बोनेट प्लस क्या हो रहा है, प्लस इसमें हो रहा है एथेनॉइक अम्ल, तो ये तो हो गया अभिकारक, ठीक है, एथेनॉइक अम्ल दोनों मिल के क्या बना रहे हैं, दोनों मिला के बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एथेनॉइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम एथेनॉइड प्लस जल बना रहे हैं। तो हम देखेंगे इसमें अभिकारकों का द्रव्यमान, अभिकारक कौन कौन से जो कहाँ होते हैं, बाई तरफ होते हैं, तो इसमें अभिकारक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें 5.3 और 6, 5.3 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 11.3 ग्राम हो जाएगा अभिकारकों का द्रव्यमान। फिर हम देखेंगे उत्पादों का द्रव्यमान, उत्पाद कौन से होते हैं जो कहाँ बन रहे हैं, बाई तरफ बन रहे हैं, सो उत्पाद कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है 2.2 प्लस 8.2 प्लस 0.9, 2.2 प्लस में आ जाएगा 8.2 प्लस 0.9, जब इन तीनों प्लस करेंगे 2.2 8.2 और 0.9, 9 10 11 12 13 और ये बन जाएगा 8 10 11, ये भी आ जाएगा 11.3 ग्राम। तो क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है कि अभिकारकों और जो उत्पादों
का द्रव्यमान क्या आया है, समान आया है, इसका मतलब क्या है कि ये द्रव्यमान सक्शन के नियम के अनुरूप है। ठीक है, तो अगर ये समान के नहीं आता तो इसका मतलब क्या था कि ये द्रव्यमान सक्शन के नियम के अनुरूप नहीं होता। राइट, नाउ देखेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट देखेंगे, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार एक अनुपात 8 के संयोग से जल निर्मित करते हैं, जल निर्मित करते हैं। अब क्वेश्चन है आपके पास, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ, 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए, पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितनी ऑक्सीजन गैस की, कितनी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। कैसे करेंगे, आवश्यकता होगी। एक ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने पर, पूर्ण रूप से संयोग करने पर ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बराबर 8 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, 8 गुना 3 24 ग्राम आंसर। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल ये। नाउ इसका सी पार्ट, सी पार्ट देखेंगे, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरोन, ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक, ऑक्सीजन एवं बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया, विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का, प्रतिशत निकालने हमें भारात्मक रूप से परिग्रहण करें। ये भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो दोनों की हमें निकालनी है परसेंटेज। आंसर में फर्स्ट पॉइंट में क्या आ जाएगा, आप देखो कि बोरोन हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है 0.24 ग्राम का दिया हुआ है यौगिक,
ठीक है। इसमें हमें क्या दिया होगा कि ये बोरोन है और ये ऑक्सीजन है। सो कैसे करेंगे, 0.24 ग्राम यौगिक में बोरोन की मात्रा कितनी है, 0.2 ग्राम यौगिक में बोरोन की मात्रा हमें दी हुई है 0.096 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, 0.096 में से बटा कर देंगे 0.24, 100 ग्राम में कितनी हो जाएगी, अगर हमें इसका निकालनी है, परसेंट निकालनी है, तो हम निकालेंगे 100 ग्राम यौगिक में। 100 ग्राम यौगिक में कितनी हो जाएगी, 0.096 बटा 0.24 तो है, गुना कर देंगे 100। जब इसको हल करेंगे आंसर आएगा 40%, 40 ग्राम। वैसे निकालेंगे सेम हम ऑक्सीजन की मात्रा, 0.24 ग्राम यौगिक में 0.24 ग्राम यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा 0.144 ग्राम। 1 ग्राम यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, 0.144 बटा 0.24, और 100 ग्राम यौगिक में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0.144 बटा 0.24 गुना 100, आंसर आ जाएगा 60%, ये आ गया आंसर, ठीक है। बोरोन हो गया 40% और ऑक्सीजन हो गया 60%, राइट। 4th पार्ट, ये सारे आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, सारे आपने करने हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे 4th पार्ट, तीन ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे, 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। कैसे करेंगे इसको, अब इसमें हम जो है कौन सा नियम लगाएंगे, स्थिर जो नियम है अनुपात का नियम लगाएंगे कि अगर 3 ग्राम कार्बन प्लस मिल रहा है हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिल रही है हमें 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमने कार्बन को 3 ग्राम में लिया और अगर हमने 50 ग्राम ऑक्सीजन ले ली, तब भी क्या करेगा, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही क्रिया करेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही क्रिया करेगा और जो बाकी जो बचेगी, कितनी बच गई, क्रिया करेगा 50 ग्राम में से बाकी कितनी बच गई, शेष ऑक्सीजन 50 माइनस 8 42 ग्राम से कार्बन क्रिया नहीं करेगा। से हमेशा जो इसका अनुपात है वो स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कार्बन क्रिया नहीं करेगा, राइट। सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सो मच।